जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। उसमें जो है वो लास्ट टाइम हमने सेक्शन 221 डिस्कस किया था। सेक्शन 221 डील्स विद एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, कि अगर भाई एजेंट को प्रिंसिपल उसकी रिम्यूनरेशन नहीं देगा, उसका मुआवजा अगर नहीं देगा, तो एजेंट के पास पावर है कि वो लीन कर सकता है प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को। लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन। तो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, वो रिटेन कर सकता है अपने पास, तब तक जब तक कि उसको जो प्रिंसिपल है वो उसकी रिम्यूनरेशन उसे दे दे। सेक्शन 222 डील करता है एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट्स। कि भाई इंडेमनीफाई, हमने इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को पढ़ा था कि अगर मेरी वजह से जो बंदा जिसने मुझसे प्रॉमिस किया है, अगर मेरी वजह से उससे कोई नुकसान होता है तो मैं उसको 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 जो है वो इंडेमनीफाई करूंगा, उसके नुकसान की भरपाई करूंगा। तो इसी तरह अगर किसी लॉफुल एक्ट की वजह से, जिस लॉफुल एक्ट के लिए एजेंट को अपॉइंट किया गया है, अगर उसकी वजह से एजेंट को कोई नुकसान होता है, तो प्रिंसिपल की ड्यूटी है टू इंडेमनीफाई द एजेंट। तो एजेंट को हर्जाना जो है वो देगा। सेक्शन 224 डील करता है नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है वो पर्सन ए को अपॉइंट करता हूँ एज एन एजेंट, मैं प्रिंसिपल हूँ, और जो मैं उसे कहता हूँ एजेंट को कि तुम जो है वो मेरे लिए पर्सन बी को मार डालो, ये क्रिमिनल एक्ट है। अब जो है वो पर्सन ए ने क्या किया कि पर्सन बी को मार डाला। पर्सन ए मुझे कहता है कि अब उसके लिए मुझे रिम्यूनरेशन दो, पैसे दो, मुआवजा दो। मैं जो है वो मना कर देता हूँ मुआवजा देने को। अब एजेंट जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता मेरे खिलाफ, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट था, ये अनलॉफुल एक्ट था। अब जो है वो रिम्यूनरेशन के लिए मेरे खिलाफ ही कैन नॉट गो टू द कोर्ट। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि अब एम्प्लॉयर यहाँ पर कौन है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है वो, उसकी लाइबिलिटी अब नहीं होगी कि वो कंपनसेट करे टू एजेंट, या जो है रिम्यूनरेशन दे। सेक्शन 235 डील्स विथ लायबिलिटी ऑफ प्रीटेंडेड एजेंट। हालांकि मैंने, प्रिंसिपल ने उस एजेंट को अपॉइंट भी नहीं किया था, लेकिन वो एजेंट कह रहा है कि एजेंट प्रीटेंड्स टू बी माय एजेंट। वो एजेंट कह रहा है कि मैं प्रिंसिपल का एजेंट हूँ, मैं वकास का एजेंट हूँ, हालांकि वो उसको मैंने अपॉइंट भी नहीं किया। तो इस सूरत में क्या होगा? इफ एन एजेंट हु इज नॉट ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय प्रिंसिपल एंड ही इंड्यूसेस थर्ड पर्सन। एजेंट की जो है वो, एजेंट जो कांटेक्ट में आता है डायरेक्टली टू द थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर एजेंट जो है थर्ड पर्सन को कह रहा है कि तुम कोई डीलिंग करो मुझसे। अब हालांकि एजेंट को मैंने अपॉइंट भी नहीं किया, और वो एजेंट जो है वो थर्ड पर्सन से डीलिंग कर रहा है विद हिम, देन ही यानी एजेंट शल सोलली बी लायबल। तो उसके लिए अगर थर्ड पर्सन को कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए एजेंट की लायबिलिटी होगी डायरेक्टली, यहाँ पर प्रिंसिपल की नहीं होगी, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है। प्रिंसिपल की लायबिलिटी क्यों होगी, हालांकि उसको मैंने अपॉइंट भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज से ये भी क्लियर होता है कि थर्ड पर्सन भी जो है वो बिवेयर होना चाहिए, यू मस्ट बी बिवेयर ऑफ कि वेदर एजेंट इज ऑथोराइज्ड बाय द प्रिंसिपल और नॉट। मैं जो है वो डायरेक्टली किसी बंदे से जो है ना वो डीलिंग ना करूं, जब तक कि मुझे पता ही ना हो कि वो ऑथोराइज्ड एजेंट है भी सही या नहीं। सेक्शन 238, इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय द एजेंट। हालांकि ऑथोराइज तो मैंने किया था एजेंट को, लेकिन एजेंट अब क्या कर रहा है कि फ्रॉड कमिट कर रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन कमिट कर रहा है, या कोई और इस तरह की सिचुएशन। तो दोस्तों, इन मामलात में प्रिंसिपल जो है वो शैल बी हेल्ड लायबल। प्रिंसिपल की ड्यूटी है फिर कि वो उन फ्रॉड को, मिसरिप्रेजेंटेशन को जो है वो गुड करे, सही करे। यानी लायबिलिटी होगी प्रिंसिपल की, इवन दो
जो है वो उसने नहीं कहा था एजेंट को कि तुम मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड वगैरह कोई कमिट करो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिंसिपल की ड्यूटी होगी। क्यों? क्योंकि उस एजेंट को अपॉइंट प्रिंसिपल ने किया था। ठीक है, तो प्रिंसिपल की ये ड्यूटी थी कि उस एजेंट को कंट्रोल करता। अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा तो उसकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि थर्ड पर्सन को तो सिर्फ यही पता है ना कि एजेंट को जो है वो प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है। तो उसने यानी थर्ड पर्सन ने सिर्फ उस जो है वो लाइन में एजेंट से कांटेक्ट किया, डीलिंग की। अब अगर एजेंट कोई फ्रॉड कमिट करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन कमिट करता है, ओनली एंड ओनली द प्रिंसिपल शैल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आज कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर इंशाल्लाह वी शैल स्टार्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। Once upon a time, Sales of Goods Act was the part of Contract Act starting from Section 76 onwards. लेकिन thereafter जो है वो Sale of Goods Act was repealed from Contract Act and it became a separate act। जिस तरह पार्टनरशिप एक्ट भी सेपरेट किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, इसी तरह सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी सेपरेट किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सो फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर वी शुड स्टार्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अमेजिंग फैक्ट्स से स्टार्ट किया था, और इस जर्नी को, इस सफर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया है। इस बीएलसी के लेक्चर के अंदर, इस बीएलसी के कोर्स के अंदर some 238 sections will completely discussed in this one, और इंशाल्लाह विद इन 2 weeks we shall complete sale of goods act as well. So this is all about. Thank you. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. May God bless you all.